So, good morning, girls. Welcome back. I hope you are all safe, keeping well and inside. So, now we will start our next chapter. Unit 3 का chapter है ये childhood. First chapter है यानी childhood is the next level in our developmental stage. लास्ट वीडियो में हमने इन्फेंसी स्टेज को डिस्कस किया था, शैशव अवस्था जिसको कहते हैं, यानी जन्म से लेकर 15 दिन की जो एज होती है उसको हम शैशव अवस्था कहते हैं। उससे पहले हमने गर्भकालीन अवस्था किया था, कंसेप्शन टिल बर्थ, ठीक है, वो उस पीरियड को हम प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेज यानी कि गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। उसके बाद आपका इन्फेंसी स्टेज यानी शैशव अवस्था, इसको हम न्यूनेट पीरियड भी कहते हैं। जन्म से लेकर 15 दिन का समय होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है जिसको हम पीरियड ऑफ बेबीहुड कहते हैं, दैट इज फ्रॉम 2 वीक्स टू 2 years ऑफ एज, ठीक है। तो उसको हमने इतना इलेबोरेटली डिस्कस नहीं किया है बिकॉज वो ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन जो है एक बच्चे में, एक शिशु में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो मेजर जो स्टेज होती है आफ्टर इन्फेंसी स्टेज वो है आपकी चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि इसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। 2 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की एज जो है उसको वो बाल्यावस्था कहा जाता है। उसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये, बहुत सी इम्पॉर्टेंट चेंजेस एक बच्चे के अंदर हम इस स्टेज में हमें देखने को मिल सकता है। तो हर्लॉक ने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस स्टेज को 2 से 14 वर्ष तक की जो स्टेज होती है बाल्यावस्था की, इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज की मेजर नीड्स या आवश्यकताएं क्या होती है। एक बच्चा जब 2 साल का होता है तो कौन सी ऐसी नीड्स या आवश्यकताएं वो महसूस करता है या हम उसके अंदर देख सकते हैं। काफ़ी रिसर्च या शोध का विषय बना है ये आवश्यकताएं जो होती हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता आती है ऑटोनॉमी या स्वायत्तता की, ठीक है। इससे पहले हमने देखा है कि 2 वर्ष से पहले का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा जो है टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, स्पेशली जो उसके पेरेंट्स हैं, मदर है, उनके ऊपर निर्भर होता है। परंतु जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे वो दूसरों के द्वारा जो उसके ऊपर नियंत्रण थोपे गए थे, कंट्रोल्स थोपे गए थे, उनको दूर फेंकने की या हटाने की कोशिश करता है। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है, एक नए नए तरीकों का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो अपनी ऑटोनॉमी की या स्वायत्तता की जो नीड है, आवश्यकता है, उसको संतुष्ट कर सके। यानी कि अपने पसंद के कपड़े डालना, अपने पसंद के बाल बनाना, ठीक है, या बड़े बूढ़े या जो भी उसके पेरेंट्स हैं फैमिली में, वो जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, उसी चीज़ को करना। तो इस प्रकार के कार्य करके बच्चा जो है अपनी ऑटोनॉमी या स्वायत्तता को दिखाना चाहता है। तो स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें ये स्वायत्तता वाली नीड जो है ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। सेकंड जो मेजर नीड है वो है अटेंशन यानी अवधान जिसको कहते हैं। तो बाल्यावस्था में बच्चा जो है हर संभव कोशिश करता है दूसरे लोगों का, उसके जो सामाजिक सर्कल में जो लोग हैं उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का। तो ये उसकी एक प्रबल आवश्यकता होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीड होती है टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ऐसे में बच्चा जो है, क्योंकि बेबीहुड में या जो बचपन अवस्था में बच्चा जो है ज़्यादातर वही कार्य करता है जो कि उसके माता पिता चाहते हैं या आस पड़ोस वाले जो चाहते हैं, उस प्रकार के वांछनीय कार्य करने की कोशिश करता है। परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर ये प्रबल इच्छा होती है कि वो उस प्रकार के कार्य करे जो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, चाहे वो वांछनीय है चाहे वो अवांछनीय। अगर उसको ये फीलिंग आ जाती है कि अगर मैं अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, अवांछनीय है यानी ऐसे कार्य करें जो कि दूसरों को पसंद नहीं है, ठीक है, उस प्रकार के कार्य करने से ज्यादा ध्यान आकर्षित होता है उसकी तरफ, तो वो उस प्रकार के कार्य भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस स्टेज में ज्यादातर यानी कि फैशन वाले कपड़े पहनना, ठीक है, छोटे छोटे तंग कपड़े पहनना, या फिर
मतलब कपड़े तो उसी प्रकार के पहनता है जिससे कि जो कि आम उसकी एज ग्रुप के बच्चे पहनते हैं, परंतु थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लाकर, ताकि उससे दूसरों का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी होता है कि माता पिता या जो अध्यापक होते हैं या अन्य जो एल्डर्स इन द फैमिली होते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा कोई अवांछनीय या अनडिजायरेबल एक्टिविटी ना करे, ध्यान आकर्षित करने के चक्कर में, जो आगे जाकर एक बैड इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट नीड या आवश्यकता होती है इंडिविजुअलिटी की या व्यक्तिगता की, यानी कि अपनी एक अलग पहचान स्थापित करना। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड होती है, अपने आप को दूसरों से भिन्न करना। हालांकि अपने आप को दूसरों की तरह बनाना भी होता है, बिकॉज दिस एज इज कॉल्ड द गैंग एज ऑल्सो, कि अपने जो पीयर ग्रुप होता है उनके साथ शामिल हो जाना या उनके तरह के कार्य करना, ताकि एक्सेप्टेंस मिल जाती है। परंतु फिर भी उस एक गैंग में रहकर भी अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी को स्थापित करना, तो इस चीज में भी बच्चों का ध्यान जो है बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा ध्यान जो है उनका फोकस होता है। ठीक है, सेक्स अप्रोप्रिएटनेस, ये एक और मेजर नीड है ऑफ दिस एज ग्रुप। इसका क्या मतलब होता है कि एज हम आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा, जो बच्चे जब छोटे होते हैं, यानी 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं, तो वो माता पिता द्वारा पहनाए हुए कपड़े पहन लेते हैं, या पेरेंट्स द्वारा बताए गए साथियों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, या जो टॉयज उनको माता पिता द्वारा लाए गए होते हैं उनके साथ खेलते हैं। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो वो उस प्रकार के कार्य ज्यादा पसंद करते हैं करना, जो कि उनके लिंग या सेक्स के मतलब अनुपात या उसके अप्रोप्रिएट होते हैं, उपयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जो लड़के होते हैं वो लड़कों की तरह कपड़े पहनना, या फिर अपने हम उम्र लड़कों के साथ खेलना, या इस प्रकार के खिलौनों के साथ खेलना जो लड़कों के लिए बनाए गए हैं या लड़कों के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गर्ल्स होती हैं, ठीक है, अपनी हम उम्र और लड़कियों के साथ खेलना, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। तो ये सेक्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है। देन अनदर नीड है सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, स्व अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं, यानी कि ये एक प्रबल आवश्यकता होती है इस एज ग्रुप की, और जिसको पूरा करने के लिए बच्चा कई प्रकार के तरीकों को अपनाता है, यानी कि अपने ज्ञान का परिचय देता है दूसरों से प्रश्न कर कर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपने फैमिली मेंबर से पूछता है, ताकि उनको पता चल सके कि मेरे को भी इस चीज का ज्ञान है। ठीक है, तो उसके बाद मास्टरी या पारंगता जिसको कहते हैं, ये भी एक प्रबल नीड होती है, यानी कि किसी भी एक विषय में, किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में या एक एक्टिविटी में मास्टरी या पारंगता हासिल करना। ठीक है, तो ये चाइल्डहुड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग या प्रबल नीड होती है। अफिलिएशन या संबंधन की नीड होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस एज को गैंग एज भी कहा जाता है, स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड है दैट इज कॉल्ड प्री गैंग एज, और लेट चाइल्डहुड को गैंग एज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ, जो उसके हम उम्र होते हैं, उनके साथ एक संबंध, एक अफिलिएशन स्थापित करने की कोशिश करता है, सामाजिक समायोजन प्राप्त करने की कोशिश करता है, और एक प्रकार का समूह या ग्रुप या गैंग कहते हैं वो बना लेता है, और जैसे कि अन्य बच्चे उस गैंग के करते हैं, उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वो बच्चा भी उसी प्रकार की बिहेवियर या उसी प्रकार की एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है, चाहे वो वांछनीय एक्टिविटीज हैं चाहे वो अवांछनीय है। तो इस संदर्भ में भी बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स का या टीचर्स का इसका ध्यान देना कि कहीं बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, या फिर कोई गलत आदतें तो नहीं अपना रहा अपनी गैंग के, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ साथ सामाजिक अनुमोदन भी एक प्रबल इच्छा होती है, सोशल अप्रूवल प्राप्त करना जिसको कहते हैं।
ठीक है। तो ये स्पेशली सामाजिक अनुमोदन होता है अपनी पीयर ग्रुप का, ठीक है। इसीलिए बच्चे जो हैं गैंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। देन जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी, ये भी बहुत ज़्यादा हमें इस एज में देखने को मिलती है, यानी कि बच्चों को तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है। तरह तरह के प्रश्न वो अपने से बड़ों से, अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स से पूछते रहते हैं। तो ये बाल्यावस्था के अर्ली या शुरू शुरू में ये चीज़ जो है शुरू होती है और कई वर्षों तक ये प्रबल रूप से बच्चों में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ मेजर नीड्स या आवश्यकताएं जो बाल्यावस्था में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की नीड्स भी हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करना, बहुत सारे टॉयज़ हमारे पास होने चाहिए नए नए तरीके के, या फिर एक लीडर और फॉलोअर वाला संबंध स्थापित करना, ठीक है। वो गैंग एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक लीडर होता है, बाकी सारे उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो इसके साथ साथ कई बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स भी हमें चाइल्डहुड स्टेज में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सम बेसिक नीड्स विच कैन बी सीन इन अ चाइल्ड इन चाइल्डहुड स्टेज। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, यानी कुछ ऐसी समस्याएं जो बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो समस्या या प्रॉब्लम आती है वो है इलनेस की, बीमारी जिसको कहते हैं। नॉर्मली स्टडीज में ये देखा गया है कि 3 से 8 वर्ष की जो एज होती है उसमें मैक्सिमम बीमारियां किसी भी बच्चे को लगने की संभावना होती है। तो कई चिल्ड्रंस डिजीजेज होती हैं जो बच्चों को कैच हो जाती हैं। पोलियो है, मीजल्स है, वूपिंग कॉफ, या फिर मम्प्स हैं, रुबेला, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, स्कारलेट फीवर, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं। इनको हम चिल्ड्रंस डिजीजेस कहते हैं और इनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशंस होती हैं। तो समय समय पर जो भी वैक्सीनेशन जो टेबल दिया जाता है पेरेंट्स को जब एक बच्चा बॉर्न होता है, जो भी डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर उचित वैक्सीनेशंस अगर हम एक बच्चे की करवाते रहेंगे तो इन सभी जो बीमारियां हैं जो कि चिल्ड्रंस डिजीजेस के नाम से जानी जाती हैं उनसे हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा जो है प्यूबर्टी की स्टेज में या वय संधि की स्टेज में प्रवेश पाता है तो वो इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेता है और एक हेल्दी एज की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम उचित टीके समय समय पर टीके लगाए जाए तो ये बीमारियां जो हैं उनको घेरती ही नहीं है। तो उचित समय पर टीकाकरण करना या करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर बीमारी हमारी शॉर्ट टर्म है, अल्पकालिक है, तो इसका असर भी अल्पकालिक होता है, शॉर्ट टर्म होता है। बहुत ज़्यादा गहरा बच्चे के संवेग के ऊपर या उसकी मानसिकता के ऊपर इन बीमारियों का असर नहीं पड़ता। परंतु अगर कोई बच्चा कोई क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त हो जाता है, जैसे अब पोलियो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पोलियो से ग्रस्त हो गया जिसके कारण उसकी फिजिकल इनकेपेबिलिटी हो जाती है, तो उसके कारण बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाता नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह, जिससे कि उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव होता है। संवेगात्मक तौर पर बच्चा वीक हो जाता है। अन्य जो नॉर्मल एज के बच्चे जो क्रियाएं करते हैं उनसे वो वंचित रह जाता है। स्कूल के अध्ययन में बच्चा पिछड़ जाता है। इसके साथ साथ कई बिहेवियरल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उस बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। Second type of problems that a child faces during this stage is malnutrition, कुपोषण जिसको कहते हैं। तो नॉर्मली क्या जैसे अगर बच्चा नॉर्मली स्वाद के आधार पर पोषण करता है या खाना खाता है, यानी कि वही खाना खाता है जो उसको स्वादिष्ट लगते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। विकास जो है उनका नॉर्मल नहीं हो पाता। तो ये माता पिता को चाहिए कि उनकी खुराक के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाए। एक वेल बैलेंस्ड डाइट इस एज में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत से परिवर्तन बच्चे के शरीर में, उसके मानसिकता के में इस एज में आते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम दैट अ चाइल्ड फेसेस इज डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टैसिस।
यानी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, संपूर्ण जो बॉडी होती है उसमें भी कई प्रकार की डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं, स्पेशली लेट चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है। एंडोक्रिनल जो गड़बड़ियां हैं ये हमारे अंदर अगर पैदा हो जाए, थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड्स है, कई प्रकार के ग्लैंड्स हैं, इनमें अगर डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, गड़बड़ियां आ जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो समस्थिति होती है या होम्योस्टैसिस होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक भी हैं जो हमारी होम्योस्टैसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी स्ट्रेस में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा है, तनाव ग्रस्त बहुत ज़्यादा बच्चा रहता है, तो भी उसके समस्थिति के अंदर गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं जो उसकी शारीरिक और मानसिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। फोर्थ प्रॉब्लम आती है आपकी दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, उनसे ये पता चलता है कि 2 वर्ष से 14 वर्ष की जो अवधि होती है इसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि बहुत ही खतरनाक अवधि होती है ये दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट के संदर्भ में। तो इस वजह से इस स्टेज को, बाल्यावस्था को हम दुर्घटना की स्टेज भी यानी कि स्टेज ऑफ एक्सीडेंट्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो माता पिता या परिवार के बड़े बूढ़ों को इस बात के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को सेफ कैसे रखा जाए, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। देन कई प्रकार की मोटर रिलेटेड यानी गतिवाही प्रॉब्लम्स भी इस एज में देखने को मिलती हैं, बिकॉज बाल्यावस्था में बहुत से ऐसे कौशल हैं जो एक बच्चा अर्जित करता है, जैसे सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, सोशल हेल्प स्किल्स होते हैं, या प्ले स्किल्स हैं, स्कूल स्किल्स हैं। ठीक है, ये प्रमुख गतिवाही स्किल्स होते हैं जो बच्चा इस एज में डेवलप करता है। और अगर बच्चे और बच्चों की तरह सामान्य रूप से इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं तो ये उनके लिए एक समस्या बन सकता है। तो इसके पीछे कई कारक हो सकते हैं जो जन्म से पहले यानी प्रीनेटल पीरियड में भी स्टार्ट हो सकते हैं, या जन्म के समय, जन्म के तुरंत बाद, जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हमारी प्रीनेटल स्टेज में, या ड्यूरिंग बर्थ किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, या इमिडिएटली आफ्टर बर्थ इन्फेंसी स्टेज में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट को, आगे वाली डेवलपमेंट को नेगेटिव वे में प्रभावित करती है। बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रो नहीं कर पाता है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाता है। कई प्रकार के हैंडीकैप्स अगर बच्चे में आ जाते हैं तो वो भी उसके अंदर उसकी ग्रोथ में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ वाणी यानी कि आपकी जो वर्बल स्किल्स होते हैं, ठीक है, स्पीच प्रॉब्लम्स भी इस एज में देखने को मिल सकती हैं। यानी बहुत ज़्यादा जो बच्चे रोते हैं, कई बार बच्चों को समझने में कठिनाई है, या दोषपूर्ण वाणी है उनकी, है ना, हकलाते हैं या रेपिटिशन बहुत बार बार करते हैं, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, अनसोशल फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, गाली गलौज करना। ठीक है, तो इस प्रकार की कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। पेरेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, वो मिलजुल कर इन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं अगर टाइमली हमने इन समस्याओं को अटेंड कर लिया तो। ठीक है, इसके अलावा कुछ इमोशनल प्रॉब्लम, संवेगात्मक समस्याएं भी बच्चे इस एज में फेस कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा यू कैन से एक्सट्रीम बिहेवियर किया जाए, टू मच अफेक्शन, एक आपका एंड ऑफ वन डायमेंशन है टू मच अफेक्शन देना पेरेंट्स के द्वारा, और अगली विमा पे एक छोर पर होता है टू लिटिल अफेक्शन। ठीक है, तो ये मतलब कि एक्सट्रीम दोनों एंड्स हैं, दोनों ही अगर दोनों ही तरीके से बच्चा जो है सामान्य रूप से डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको जितना अफेक्शन उसके लिए ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उतना ही उसको प्रदान करना चाहिए, ताकि ना तो बच्चे सेल्फिश या सेल्फ बाउंड बने, या फिर
ना ही टू मच अफेक्शन से या फिर टू लिटिल अफेक्शन से, वंचन से उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक कई प्रकार की समस्या उसके अंदर उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन ही हमें नहीं लानी चाहिए। मतलब कि एक टू यू कैन से ना प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए। जहां पर जरूरत पड़े बच्चों को प्यार से समझाओ, जहां जरूरत पड़े उसको पनिश करो। ठीक है, तो वो उचित होना चाहिए। जितनी गलती है, जितनी पनिशमेंट है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी, जितनी गलती है उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट होनी चाहिए, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। ठीक है, उसी प्रकार से जितना बच्चे ने सही कार्य किया है उसके अकॉर्डिंगली ही रिवॉर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे तो बच्चे के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम दैट इज वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड इज एंटी सोशल बिहेवियर। स्पेशली जो लेट चाइल्डहुड के जो पीरियड होता है उसमें समाज विरोधी व्यवहार के काफ़ी इंस्टेंसेस हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो गैंग एज का एक अटूट हिस्सा बच्चे बन जाते हैं तो ऐसे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जो समाज के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, माता पिता या अध्यापक हैं, उनको पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे व्यवहार को पहचानना, जल्द से जल्द पहचानना और उचित व्यवहार बच्चे को सिखाना, ये उसके जो सोशल सर्कल में जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। रोल प्लेइंग, भूमिका वहन, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएटर हो सकता है बचपन अवस्था में, बाल्यावस्था में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है इस एज में एक समूह बना लेते हैं और समूह में बच्चा किस प्रकार का रोल अदा करेगा वो एक समस्या बन जाती है। ठीक है, बिकॉज सोशल अप्रूवल के लिए, सामाजिक अनुमोदन पाने के लिए, अपनी जो गैंग के बाकी मेंबर्स का अनुमोदन पाने के लिए बच्चा गलत प्रकार का रोल भी प्ले करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा खेल और जो वर्क का जो टाइम होता है, कार्य और खेल का समय भी वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं सारा टाइम खेल करते रहेंगे, कार्य करने के लिए उचित समय नहीं देते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सारा समय अपना वर्क में ही निकाल देते हैं और खेल या अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए समय बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं। वो भी गलत होता है। तो कार्य और खेल के लिए जो समय का अनुपात है, रेशो जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। और जो अगर अनुपात में नहीं है तो ये कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कई प्रॉब्लम्स जो हैं चाइल्डहुड स्टेज में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा का अभाव है, लैक ऑफ मोटिवेशन जिसको कहते हैं। बच्चे इतने मोटिवेटेड नहीं हैं टू डू द काइंड ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देम। ठीक है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उचित तौर से मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं, तो वो भी एक समस्या बन जाता है। या फिर अनुचित बिहेवियर करना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी हमें बच्चों में देखने को मिलती है और जिसका निवारण करना या प्रिवेंट करना या उसका उपचार करना पेरेंट्स या टीचर्स के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्डहुड। तो यानी कि हमने चाइल्डहुड स्टेज किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख नीड्स और समस्याओं का वर्णन करें। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है आपका, चाइल्डहुड स्टेज किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं और प्रॉब्लम्स का वर्णन करें। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स जो कि चाइल्डहुड स्टेज में देखने को मिलती हैं। सेंसरी डेवलपमेंट है, या फिर आपकी परसेप्चुअल डेवलपमेंट है, एंड मोटर डेवलपमेंट। ये 3 डेवलपमेंट्स हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि संवेदी और प्रात्यक्षिक विकास जिसको कहते हैं। तो बचपन अवस्था और बाल्यावस्था,
में देखा गया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर दोनों को ही एक साथ ही डिस्कस किया गया है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, सेंसेशन एंड परसेप्शन। तो जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि एक नवजात शिशु जो है, ये हम इन्फेंसी स्टेज में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, रंग, गंध, स्वाद और ध्वनि, इस प्रकार की सेंसेशंस को पहचानने की काफी ज्यादा क्षमता रखता है। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बचपनावस्था में आता है और बाल्यावस्था में आता है, इन संवेदनाओं से संबंधित जो भी उसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है, और बाल्यावस्था तक आते आते, चाइल्डहुड स्टेज के एंड तक, काफी हद तक ये सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो एडल्ट रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी कि जन्म के समय अगर देखा जाए तो एक विजुअल जो शक्ति होती है एक बच्चे की, वो 20/400 होती है, परंतु आयु के साथ साथ ये सामान्य होती जाती है, और बाल्यावस्था तक आते आते बच्चे की एक एडल्ट जो विजन है 20/20 जिसको कहते हैं, वो बच्चे में डेवलप हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य जो संवेदी क्षमताएं में भी वृद्धि होती रहती है, और बाल्यावस्था के अंतिम दिनों तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। परसेप्शन में हुए शोधों के ऊपर अगर हम नजर डालें तो इन्फेंसी स्टेज में बच्चा फॉर्म या पैटर्न को पहचानने की क्षमता रखता है, हालांकि स्पष्ट रूप से इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, परंतु 8 महीने के होते होते बच्चा जो है स्पष्ट रूप से फॉर्म और पैटर्न को समझने लगता है, कॉन्ट्रास्ट को या विरोध को भी समझने लगता है, मदर का चेहरा अन्य चेहरों से अलग कर सकता है। ठीक है, हालांकि ये उसका शैशव अवस्था में भी हो जाता है, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे और अधिक जटिल जो पैटर्न्स हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं, उनमें भी भेद करने की योग्यता बच्चा रखना शुरू कर देता है, और जब तक बाल्यावस्था में आता है उसका फॉर्म परसेप्शन जो है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। इसके साथ साथ डेप्थ परसेप्शन भी, यानी जो गहराई को प्रत्यक्षीकरण करना भी बाल्यावस्था तक आते आते बच्चे को काफी हद तक मतलब उसको पहचानना वो शुरू कर देता है। ठीक है, देन वी कम टू मोटर डेवलपमेंट, यानी जो गतिवाही विकास है एक बच्चे का। तो गतिवाही विकास से हमारा अभिप्राय है उसके जो नर्व्स हैं, नाड़ियां हैं, या उसके जो मसल्स होती हैं उनमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी का होना। ठीक है, उसके माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की गति बच्चा कर सकता है, या अपनी दैहिक क्रियाओं के ऊपर कंट्रोल एक बच्चा कर सकता है। ठीक है, हालांकि ये कंट्रोल जो है जन्म के समय उपस्थित हो जाता है, परंतु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। बच्चा जो है हेल्पलेस रहता है, ठीक है, औरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, परंतु ये हेल्पलेसनेस जो है बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाती है। 5 साल तक आते आते बच्चा जो है काफी हद तक अपनी ग्रोस मूवमेंट्स जो हैं, ठीक है, स्थूल क्रियाएं जो हैं उनके ऊपर नियंत्रित स्थापित कर लेता है। चलना फिरना, भागना दौड़ना, छलांग लगाना, तैरना, स्विमिंग जिसको कहते हैं, इस प्रकार से जो शरीर के बड़े भाग जिनमें कार्यरत होते हैं वो काफी हद तक बच्चा उनके ऊपर नियंत्रित स्थापित कर लेता है। इसके अलावा फाइन कोऑर्डिनेशंस भी बच्चा सीखना शुरू कर देता है, जैसे कि चीजों को पकड़ना, फेंकना, ठीक है, लिखने का काम करना। तो ये लगभग 6 साल की उम्र तक आते आते बच्चा जो है स्कूल के जो मांगे होती है, स्कूल के जो स्किल्स होते हैं उनके प्रति भी समायोजन स्थापित कर लेता है। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज जो है वो हमारी मोटर स्किल्स को सीखने की या उसके ऊपर परिवर्तन पाने की एक आइडियल एज या आदर्श एज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे का शरीर जो है बहुत ज्यादा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। बड़े आयु के व्यक्तियों की तुलना में बच्चा बहुत जल्दी नए कौशलों को सीख जाता है। इसके बाद कोई भी नया स्किल सीखने में किसी भी प्रकार की कोई शर्म, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बिना कोई
टोका टाकी सुने, बच्चा जो है कई प्रकार के नए स्किल्स को इस एज में सीख सकता है। अभिप्रेरणा स्तर जो है उसका काफी हाई लेवल का होता है। रेपिटेशन करने से बच्चा ऊबता नहीं है, एक बार नहीं उसको समझ आया, एक बार, दो बार, चार बार, कई ट्रायल्स भी बच्चा आसानी से कर सकता है। इसके अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस स्टेज में बच्चे के ऊपर नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे का पूरा ध्यान अपने इन स्किल्स को सीखने के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि एज जो है मोटर स्किल्स को सीखने की एक आदर्श या आइडियल स्टेज मानी जाती है। परंतु बहुत से ऐसे तत्व हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे बच्चे सीख जाएं इस प्रकार के मोटर स्किल्स। किन चीजों पे या किन एलिमेंट्स के ऊपर, किन तत्वों के ऊपर डिपेंड होता है? सबसे पहले बच्चे में सीखने की तत्परता होनी चाहिए, रेडीनेस टू लर्न न्यू थिंग्स। सीखने के उचित अवसर बच्चे को मिलने चाहिए, अभ्यास करने का अवसर मिलना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्कूल है, उनके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। अभिप्रेरणा बच्चे को उचित देनी चाहिए और समय के अंतराल के साथ अलग अलग कौशल सीखने का मौका बच्चे को मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही स्किल के पीछे बच्चे को लगा दिया, उससे बोरियत भी हो जाती है, बच्चा ऊब जाता है। तो थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद ही शुड बी मोटिवेटेड टू लर्न न्यू स्किल्स। ठीक है, तो उसके लिए कई प्रकार की विधियां या मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपके त्रुटियां कम होती जाएंगी, एरर्स कम होंगे और आप लर्न करते जाओगे। अनुकरण, दूसरों को इमिटेट करके देखकर सीखना। और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जिसको कहते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम चाइल्डहुड स्टेज में किसी भी बच्चे को नए स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे कॉमन मोटर स्किल्स हैं जो चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा सीख सकता है? कुछ हैंड स्किल्स होते हैं, कुछ लेग स्किल्स होते हैं। हैंड स्किल्स क्या होते हैं? जिसमें कि बच्चा अपने भुजाओं का, कलाइयों का या हैंड्स का, हथेलियों का, हाथों का, फिंगर्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये 12 वर्ष तक की आयु में तक आते आते यानी बच्चा जो है काफी हद तक अपनी मांसपेशियों के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाता है और मनमाने ढंग से, मनचाहे ढंग से इनका इस्तेमाल करना सीख जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का बच्चा होता है तो वो चम्मच या कांटे का इस्तेमाल करता है। फिर तीसरे या चौथे वर्ष में आते आते चाकू का इस्तेमाल, यानी अपने ब्रेड के ऊपर बटर लगाना, ठीक है, वो सीख जाता है। चौथे वर्ष में चाकू से फल काटना, यानी और उसको थोड़ा तेजधार चाकू आप दे सकते हैं जिससे वो फ्रूट्स को कट कर सकता है। और 6 वर्ष तक आते आते बच्चा अपने आप से बिना इधर उधर गिराए या फैलाए पूरे कंट्रोल से अपने आप से खाना सीख जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 वर्ष का बच्चा जो है गेंद को फेंकना सीख जाता है और 4 वर्ष का आयु का बच्चा पकड़ना सीखता है। फेंकना आसान होता है, पकड़ना मुश्किल होता है, तो वो ज्यादा एज में होता है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब 6 वर्ष तक आते आते बच्चा जो है बहुत इजीली बॉल को पकड़ना और फेंकना सीख जाता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना सीख जाता है। ओके, फिर कुछ लेग स्किल्स हैं जो कि बच्चा जो है अपने अंदर डेवलप करता है। 1.5 साल का बच्चा जो है चल फिर सकता है और 3 साल तक आते आते वो सीढ़ियां चढ़ना सीख जाता है, परंतु उतरना नहीं अभी आता उसको, बिकॉज दैट इज मोर डिफिकल्ट। वो 4 इयर्स तक बच्चा जो है सीढ़ियों को उतरना सीख जाता है। इसके अलावा 3 से 4 वर्ष का बच्चा जो है वो 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीख जाता है और 6 वर्ष की आयु में आते आते वो 2 पहियों वाली साइकिल के ऊपर भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। मतलब कि 6 महीने से 12 महीने का समय उसको लगता है, परंतु कंट्रोल जो है वो फुल्ली उसका 6 वर्ष तक आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि बच्चे इस एज में करते हैं या जिनको बहुत आसानी से वो सीख सकते हैं? सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, स्वयं से कपड़े पहनना, नहाना, बाल बनाना, ठीक है, खुद से खाना खाना,
ठीक है, तो ये सारे आप बच्चा 6 वर्ष तक आसानी से सीख जाता है। सोशल हेल्प स्किल्स, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, परिवार में, स्कूल में अन्य बच्चों की, ये भी 6 वर्ष तक अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। प्ले स्किल्स होते हैं, क्रीड़ा कौशल जिनको कहते हैं, यानी कि सामूहिक क्रियाएं, ठीक है, वो भी बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ खेलने का जो आनंद होता है बाल्यावस्था में बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में अच्छे से सीख सकता है। पेंटिंग करना, लेखा चित्र बनाना, ये सारे सामूहिक क्रियाएं, ठीक है, या फिर बैट बॉल खेलना, या फिर झूलों पर दूसरे बच्चों के साथ खेलना, तो ये भी बाल्यावस्था में बच्चा करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ स्कूल स्किल्स होते हैं। स्कूल स्किल्स का मतलब होता है लेखनी, हैंड राइटिंग, पढ़ना, ठीक है, पेंटिंग करना, चित्रकारी जिसको कहते हैं, नाचना, गाना। तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे स्किल्स हैं जो 6 वर्ष तक का होते होते बच्चा जो है काम चलाऊ ढंग से निष्पादन करने योग्य हो जाता है, और 12 वर्ष तक आते आते पूर्ण रूप से इन स्किल्स में वो परफेक्ट हो जाता है, अपने आप को परफेक्ट कर लेता है। सो वी कैन से बाय द एंड ऑफ चाइल्डहुड स्टेज, यानी 13-14 वर्ष तक के एंड तक आते आते बच्चा हर प्रकार के स्किल्स को लर्न कर सकता है, हासिल कर सकता है। पेरेंट्स को, टीचर्स को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही वो स्टेज है, जैसे अभी हमने कहा था, आदर्श एज होती है जिसमें कई प्रकार के स्किल्स एक बच्चा सीख सकता है। तो हम नए से नए स्किल्स इस एज में बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, उतना ज़्यादा हम बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं, पॉजिटिवली उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ स्किल्स, यानी कि जो बच्चा डेवलप करता है। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है, बाल्यावस्था में संवेदी, प्रत्याक्षिक और गतिवाही विकास का संक्षेप में वर्णन करें या उसके ऊपर प्रकाश डालें। ठीक है, बाल्यावस्था में जो सेंसरी, परसेप्चुअल एंड मोटर स्किल्स हैं, उनके डेवलपमेंट को डिस्कस करें। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी, परसेप्चुअल एंड मोटर स्किल्स विच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर में मैंने बताए हैं, डिस्कस करे हैं। तो काइंडली पूरा वीडियो सुने और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मुझे लिखें और इन्फॉर्म करें। So I hope you have understood this, girls. Thank you so much.